हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शराब सेवन विकार, उसके लक्षण एवं उपचार के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर मंत्रित हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के फिजियोलॉजी विभाग में बतौर रजिस्ट्रार पद पर कार्यरत डॉक्टर दिलीप शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आप सच में बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि आज का जो ये टॉपिक है हमारा अल्कोहलिज्म, जो हम बोलते हैं कि मदिरा पान सेवन के विकार। और साथ ही मैं बधाई के पात्र में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपके जो 2014 और 15 में जो आपने थीसिस किया और उसका शोध था और उसका जो पेपर पब्लिकेशन आपने जापान टोक्यो में किया, वहाँ पे आपको सम्मानित किया गया। आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है, सराहनीय कार्य किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्कोहलिज्म पे। चूँकि अल्कोहलिज्म आज की डेट में एक बीमारी का रूप ले चुका है, और जब भी हम शराब की बात करते हैं, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो खुलेआम, और इसकी शुरुआत जो होती है वो टेस्टिंग से शुरू होती है और साथ में बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? धन्यवाद सर, नमस्कार। सर, जैसा कि आपने बताया, ये जो अल्कोहल है या शराब का सेवन है, मनुष्य इसका इस्तेमाल सर पिछले अगर हम इतिहास में जाएं तो लगभग 8,000 साल पहले से इसका इस्तेमाल करता आया है सर। शराब की अगर हम बात करें तो शराब को पहले बोलते थे कि ये राक्षसों का ये सेवन करते हैं, जो राक्षस हैं उनकी प्रवृत्ति जो है वो शराब पीते हैं। और जो उस तरफ जो आप एक तरफ से अमृत बोलते थे वो देवताओं का बोलते थे। पर जिस तरह से अब ये शराब जो है, अल्कोहल है, जिस तरह से इसके कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं, आए दिन देखा गया है कि कोई सड़क दुर्घटनाएं, कई जो पारिवारिक जितनी हिंसा है, समाज में जितनी कुरीतियां हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हो गई हैं। और कई बार अक्सर इस तरह का जो ग्रसित व्यक्ति है विशेष, वो खुद भी छोड़ना चाहता है, पर वो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसे वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक एक करके आपसे इन समाधान का आपसे जवाब चाहेंगे। सबसे पहले ये अल्कोहलिज्म जो वर्ड है, ये क्या चीज़ है? सर, अल्कोहलिज्म जो वर्ड है ये पहले प्रचलन में था, लेकिन क्योंकि जैसा आपने बताया कि शराब को जो है, शराब के सेवन से कई तरह की बीमारियां होती है, जिसको इसके DCIM या साइकेट्रिक जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने इसको क्योंकि ये शब्द जो है अल्कोहलिज्म या एडिक्शन या डिपेंडेंस, तो इसको रिप्लेस कर दिया है सर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर से। अब इसको जो है एक बीमारी माना जाता है सर। और जैसे आपने बोला सर, इसके प्रचलन में पहले ये जो है असुरों का या राक्षस का पेय पदार्थ हुआ करता था। और सर, क्योंकि पहले अगर हम ग्लोबली बात करें इसकी, तो पूरी दुनिया में सर इसको एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में भी यूज़ किया जाता था सर। तब इसका इस्तेमाल हम इंडिया में, हिंदुस्तान के इसके उसमें बात करें तो सर, हम हिंदुस्तान में ये ज़रूर ये बात रही होगी पहले। जितनी भी दवाएं हैं, ख़ास तौर पे जो कॉफ़ सिरप्स होते हैं और कितनी भी और दवाई हैं, उसमें अल्कोहल एज अ बेस यूज़ होता है। जितने भी स्पिरिट्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, मिथाइल अल्कोहल, और साथ में हमारा जो ये लीकर, जो कंट्री मेड लीकर है और जो इंग्लिश वाइन है, उसमें ये जो अल्कोहल है उसमें कई जगह की वैरायटीज़ हैं। जी सर। जैसे कि आपका बियर है, वोडका है, जिन है, रम है, विस्की है, स्कॉच है, माल्ट है। आए दिन कई लोग जो इसमें एक बार कई शादी ब्याहों में या कोई भी इस तरह का कोई आयोजन, कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो वहाँ इसे बड़ा शौक से सर्व किया जाता है और हर लोग बढ़ चढ़ पर शराब का सेवन में अपनी शान समझते हैं। पर वो ये नहीं समझते हैं कि कई बार
उनकी जो कंडीशन है वो ना केवल उनको ही ग्रसित करती है बल्कि अपितु सारे परिवार को और समाज को भी ग्रसित करती है। तो अगर दुष्परिणामों की बात हम सिस्टम वाइज आपसे करें, क्योंकि आपका जो शोध था उसमें आपने दिखा गया कि मानसिक विकृतियाँ क्या आती हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपने अपने शोध में लिए और वो शोध कहाँ किया गया, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसमें किस किस व्यक्ति को आपने बतौर इंक्लूजन क्राइटेरिया लिया और किस व्यक्ति को आपने उस स्टडी से बाहर निकाला और आखिर में फिर उस स्टडी का निष्कर्ष क्या निकला। तो अगर मानसिक विकारों की बात करें तो आपके अनुभव से जो आपकी स्टडीज़ बहुमूल्य स्टडी हुई है उसमें किस किस तरह के मानसिक विकार देखे गए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अल्कोहल स्टडीज़ के ऊपर जो मेरा इंटरेस्ट आया सर, क्योंकि मैंने इससे पहले निमहंस है एक इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने मुझे नॉमिनेट किया था वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो वो एक शॉर्ट कोर्स ट्रेनिंग हुई थी डी एडिक्शन के ऊपर सर। तो उसके बाद मेरा डी एडिक्शन में इंटरेस्ट पैदा हो गया था सर। तो जैसे मैं यहाँ 2014 में आईजीएमसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था पीजी कोर्स के लिए सर, तो उसमें मुझे इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला था सर। तो मैंने ये जो रिसर्च है ये साइकेट्री और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ शुरुआत करी थी सर इसकी, जो कि 1 साल में कंप्लीट हुआ था। तो इसमें सर हमने जो पेशेंट लिए थे वो 20 से 60 साल की उम्र के थे। उसमें मेल पेशेंट्स ही थे, क्योंकि इसका प्रचलन अब महिलाओं में शायद नहीं है हमारी स्टेट में। तो जो पेशेंट लिए थे उनका सेम एजुकेशन लेवल था सर, और एज ग्रुप भी मैच किया था हमने उसमें। और जो पेशेंट थे उनको साइकेट्री डिपार्टमेंट से जो पेशेंट एडमिटेड थे या जो अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के मरीज़ थे उनको हमने सेलेक्ट किया सर इस स्टडी के लिए। और ये स्टडी हमने न्यूरोलॉजी के एसोसिएशन के साथ की थी, न्यूरोलॉजी विभाग के साथ। तो उसमें हमने कॉग्निटिव फंक्शन भी देखे थे सर इसमें। और जहाँ तक आपने क्या क्या विकार आते हैं उसमें तो सर एक पैटर्न जो है इसका WHO ने 3-4 पैटर्न में इसको डिवीजन किया है सर। पहला पैटर्न है हाई रिस्क यूज़ और हैज़ार्डियस यूज़ और हार्मफुल यूज़, और चौथा है सर डिपेंडेंस। तो जो हैज़ार्डियस यूज़ होता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ड्रिंक कर रहा है पर वो अभी ऐसी स्टेज में नहीं पहुंचा है कि नुकसान होना शुरू हो जाए, बट अगर वो इसको कंटिन्यू रखता है तो हार्म या नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक है हार्मफुल पैटर्न। हार्मफुल पैटर्न में क्या होता है कि पेशेंट इतना ड्रिंक कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है कि अब उसके जो है शरीर के अंग खराब होने शुरू हो चुके हैं। तो ये हार्मफुल पैटर्न है। एक सर रिस्की पैटर्न है। रिस्की पैटर्न में क्या होता है कि किसी पर्सन ने अल्कोहल कंज्यूम किया और वो ड्रंकन स्टेट में चले गया। ड्रंकन मीन्स कि उसने काफ़ी मात्रा में शराब का इस्तेमाल किया है। तो रिस्की पैटर्न में क्या होता है कि वो ड्राइविंग कर लेगा, रिस्की ड्राइविंग हो जाएगी, या कुछ ऐसे बिहेवियर हो जाएंगे जिसमें मतलब कि जो समाज के लिए मतलब ख़राब है, जिसको हम ठीक नहीं मानते, लाइक सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल वायलेंस, इस तरह के बिहेवियर में वो फंस जाता है। और लास्ट है सर डिपेंडेंस, या जिसको पहले डिपेंडेंस कहते थे या एडिक्शन कहते थे, अब उसको जो है हम अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर बोलते हैं। आम धारणा में डॉक्टर दिलीप शर्मा जी ये बोला जाता है कि शराब पी के आदमी को सारी सुध बुध रहती है, उसे सब पता होता है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हैज़ार्डस ड्रिंक के बाद या एक रिस्की ड्रिंक के बाद, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी सुध बुध में होता है क्योंकि आपने कॉग्निटिव फंक्शन पे काम किया है? तो आपको सच में ही लगता है कि वो आदमी जानबूझ के एक्टिंग करता है या फिर सच में ही वो अपने कंट्रोल और अपने आपे से बाहर हो जाता है? सर ये इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी पर्सन ने एक तो था रिसेंट ड्रिंकिंग करी है, एक क्रॉनिक यूज़ कर रहा है, क्रॉनिकली बहुत टाइम हो गया उसको अल्कोहल का यूज़ करके। जो रिसेंट यूज़ है उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तो उसमें क्या होता है कि इसका एब्जॉर्प्शन आपको मालूम है सर, अगर खाली पेट है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल ड्रिंक्स होते हैं, शराब जो है वाटर सॉल्युबल होती है, तो एकदम पानी में घुलने वाली चीज़ होती है। तो इसको हम जैसे ड्रिंक करते भी हैं लोग तो उसमें पानी मिला के करते हैं। पानी मिला के करेंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर पानी में हम उसको पानी के साथ मिक्स नहीं करते हैं तो वो मतलब हमारे जो पाचन तंत्र होता है हमारी बॉडी का,
तो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस करके जो है इसको पानी के साथ मिलाया जाता है और पानी के साथ ये घुल जाती है और शरीर में 15 मिनट के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है। 15 मिनट में अब्जॉर्ब होने के बाद ये पूरे विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया है सर, सीरियस जो दिमाग है उसमें ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई होती है वो बाकी अंगों से ज़्यादा होती है। तो जैसे ही ब्रेन में पहुंचती है, हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है शराब, तो वहाँ क्या करेगी, एक तो ये मतलब कि डिप्रेस कर देती है, सोचने की शक्ति को डिप्रेस कर देती है। पैराडॉक्सिकली एक्साइटमेंट भी आती है आदमी को, उसकी इनिबिशन ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों काम करती है। तो सर इसमें जैसे विभिन्न अंगों में पहुंच, उसके बाद वो मात्रा डिपेंड करती है बॉडी से कितनी निकलनी है, बॉडी से बाहर ये शराब, तो उसका भी एक लेवल पहुंच जाता है। ये जैसे एक पैग पिया तो 1 घंटे के बाद बाहर जाएगा, वो 1 घंटे तक उसको नशा रहेगा। 2 पैग पिए तो 2 घंटे, अगर 10 पैग पी लिए उसने 10 घंटे तक इसका नशा रहेगा उस व्यक्ति में। और ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो इसके जो है मतलब जैसे लेस देन 80 मिलीग्राम % जो ब्लड अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन होता है वो देखा जाता है सर। अगर लेस देन 80 है तो यूफोरिया, मतलब कि वो बातचीत में खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगा। अगर 80 से ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है और ड्राइविंग में दिक्कत आ जाती है, और जो स्पीच होती है वो स्लर्ड हो जाती है, स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहता उसका। तो अगर उससे भी ज़्यादा 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा कर लिया तो और भी मतलब उसका गेट ख़राब हो जाता है, चल नहीं पाएगा, धक्के लगेंगे, बात पे कंट्रोल नहीं रहेगा उसका। तो ये बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उसका अपना कंट्रोल नहीं है तो वो गलत बिहेवियर भी उसमें आ जाता है। पुरानी कहावत यह है कि अगर शराब पीनी तो उसके साथ डाइट अच्छी लेनी है। लोग बोलते थे कि शराब बहुत अच्छी दवा है, अगर उसको आप थोड़ी मात्रा में लेते हैं और डाइट अच्छी रखते हैं तो आपको दुष्परिणाम नहीं होता। और ये जो दुष्परिणाम है, आजकल बोलते हैं कि लोग चलते चलते शराब का सेवन करना और कोई डाइट ना लेना, कई बार नमकीन के साथ शराब का सेवन करना। तो आपकी स्टडी में क्या ये लगता है कि डाइट का रोल है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी या इसकी अगर जो दुष्परिणाम है उससे अगर आपको बचना है तो क्या शराब पीते हैं और उसके साथ डाइट ठीक लें? सर बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि मैंने जैसे बताया था, जब हम खाली पेट शराब का सेवन करते हैं तो क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड शराब है तो ये हमारे जो पाचन तंत्र की जो हमारी म्यूकोजा होता है या बॉडी का जो पार्ट होता है तो उसमें नुकसान कर देता है, जिससे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं हम, उससे अल्सर होने की चांसेस हो जाते हैं। तो डाइट का रोल डेफिनेटली है सर। खाना खाने के साथ बाद में जो है इसको खाना भी साथ लें, खाली पेट बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि एकदम वाटर के साथ ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। और दूसरा, शरीर के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है सर, किसी का शरीर कितनी अल्कोहल मतलब कि ले सकता है बॉडी में, और उसके बाद कितनी देर तक नॉर्मल रह सकता है। कि जो फीमेल्स होती हैं सर, इनमें नशा जल्दी लग जाता है अगर फीमेल इसका इस्तेमाल करती है अल्कोहल का या शराब का, क्योंकि उनमें जो वाटर होता है बॉडी में वो थोड़ा मेल से कम होता है। तो आपका कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि शराब का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसका इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, वैसे तो मैं कहूँगा कि शराब के ज़्यादातर हानिकारक ही है शरीर के लिए। अगर किसी ने ज़्यादा मात्रा में शराब का इस्तेमाल कर रहा है या शराब पी रहा है कोई पर्सन, तो डेफिनेटली इससे व्यक्ति के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी फैमिली पे भी प्रभाव पड़ता है और समाज पे भी प्रभाव पड़ता है। मैं कहूँगा कि जैसे व्यक्ति के शरीर पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर वो इसका लंबा टाइम तक पी रहा है तो इसका एडिक्ट हो सकता है। अगर वो इसका एडिक्ट हो गया, इसकी लत लग गई शराब की उसको, तो उसको जो है वो क्या करेगा, अपना नुकसान, शारीरिक नुकसान भी होगा उसका, और वो अपने काम को तवज्जो नहीं देगा, वो काम पे भी नहीं जाएगा, तो काम पे भी उसको बीमारियां भी लग सकती है। जब बीमारियां लगी तो काम पे डेफिनेटली वो जा नहीं पाएगा और वो अपने फैमिली को भी निगलेक्ट करेगा, अपने काम को भी निगलेक्ट करेगा जहाँ वो काम करने जाएगा। कई लोगों का रूटीन ये होता है कि हमें बहुत कंट्रोल है शराब पे, कि हम रोज़ाना 1 या 2 पैग लेते हैं और उसके बाद चुपचाप सो जाते हैं। तो आपको इस तरह की जो प्रक्रिया है ये भी ठीक है कि आगे आने वाले समय में, बहुत लंबे समय में, जो रेगुलर सेवन का ड्रिंक करते हैं चाहे मॉडरेट क्वांटिटी में,
वो भी क्या ग्रसित हो सकते हैं शराब की कॉम्प्लिकेशन से या एडिक्शन से? हाँ सर, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है सर, बिल्कुल इससे अगर लंबे समय तक पी रहा है तो उसमें डिपेंडेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक अल्कोहल जो यूज़ कर रहा है तो उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी 2 पैक ले रहा है पर्सन, 2 पैक पी रहा है, 2 गिलास पी रहा है शराब के, तो आगे चल के क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में जब डिपेंडेंस होनी शुरू हो जाती है तो उसके कुछ लक्षण हैं। उसके लक्षण में सबसे पहले तो टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या होगा कि जब उसको जो उसको रिक्वायर्ड, जो डिज़ायर्ड, जो उसको वो नशा था वो 2 पैक से चल रहा था, कुछ टाइम के बाद 2 से काम नहीं चलेगा उसका, तो वो इसकी मात्रा को बढ़ा देगा, 2 से 3 चले जाएगा, वही मज़ा लेने के लिए वो 4 में भी चला जाएगा। तो इस तरह से अगर उसमें डिपेंडेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर डिपेंडेंस में क्रेविंग हो जाती है। क्रेविंग ये होती है, उसकी बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कहीं से शराब मिल जाए, और वो इसके लिए फिर बहाने ढूंढेगा। वो कहीं पार्टी में गया है या किसी फंक्शन में गया है तो वहाँ भी वो ऐसा माहौल ढूंढेगा अपने लिए कि जहाँ पे शराब अवेलेबल हो, उस और ज़्यादा भागेगा। बिल्कुल उसी, और अपने कार्य उसका कंट्रोल ही नहीं रहेगा अपनी शराब के ऊपर। डॉक्टर पहले दिलीप जी, शराब पीने वाले आदमी को अक्सर ये बोला जाता है कि वो दिल के साफ़ होते हैं, और अक्सर बोला जाता है कि वो बड़े मस्त मौला होते हैं, कभी किसी को दुखाते नहीं, पर जब ये एक्सेस हो जाती है तो वो अपने आप से ही दुखी हो जाते हैं, और कई बार वो स्वयं चाहते हैं कि हम शराब छोड़ दें। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो उसके परिवार के सदस्य हैं, कई बार जोर ज़बरदस्ती करते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि कई लोग जो बहुत ज़्यादा मदरा सेवन करते हैं, उनको जब एब्रप्टली एकदम ही ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर उनकी शराब छुड़वाई जाती है तो कई बार उनको सीज़र भी देखे गए हैं, और जानलेवा सीज़र भी देखे गए हैं। तो आप यहाँ जो हमारे सराउंडिंग्स है, हमारे जो परिवार का सदस्य है, उसको कैसे टेक्निकली डील करना चाहिए इस तरह के व्यक्ति विशेष को? सर, जो आपने सीज़र बोला है वो तभी आएगा सर जब वो शराब पे डिपेंडेंट हो गया है। शराब पे डिपेंडेंट हो गया पेशेंट, उसको शराब की लत लगी है। अब लत लगने के बाद क्या होगा, अगर उसको शराब नहीं मिलेगी तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में सर ये सीजर्स वगैरह, एंग्जाइटीज़, उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेगा आदमी, और उसको मतलब परेशान रहेगा वो। तो वो क्या करेगा, शराब पीने के लिए मतलब बहाने ढूंढेगा, घर से बाहर निकल जाएगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये सारे इसके ख़राब परिणाम हैं सर। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनका क्या दायित्व होना चाहिए? तो इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी सेंसिटाइजेशन, इनकी काउंसलिंग भी होना ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति विशेष को, वो अब बीमारी से ग्रसित हो चुका है, शराब की बीमारी से, तो वो डॉक्टरी परामर्श तुरंत ले, नहीं तो कई बार हम अक्सर इस तरह के मरीज़ को खो भी बैठते हैं। सर, जो हमारे पेशेंट्स ओपीडी में मेडिसिन और सर्जरी की ओपीडी में आते हैं, उनमें बहुत 20 to 25% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीमारियां शराब के कारण होती है, और जो हमारे घर वाले होते हैं या परिवार के सदस्य होते हैं वो शराब को बीमारी नहीं मानते हैं, वो शराब इसको बीमारी नहीं मानते हैं। तो अगर वो बीमारी मान के चलेंगे तभी वो पेशेंट की या मरीज़ की मदद कर पाएंगे, वो हॉस्पिटल लेके आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनसे अच्छा परामर्श किसी भी बीमार आदमी को और कोई नहीं दे सकता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर घर के परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है उनके परिवार में कोई शराब का सेवन जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बीमार समझकर अस्पताल पहुँचाए ताकि उसका सही वक्त पे इलाज हो सके, और जो इसके दुष्परिणाम है या शराब से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे आप जानते हैं लीवर, जीआईटी की, पाचन तंत्र की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, और मतलब ये पूरे शरीर को ख़राब करता है। आपने डाइट का भी रोल बताया था, जैसे विटामिन की कमी हो जाती है इससे सर, और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी शरीर में, तो आदमी को भूलने की बीमारी भी हो सकती है इसमें, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है इसमें। मतलब इसमें लॉसेज ही लॉसेज हैं, इसका सेवन करने जरूर में। है सर, इसमें लॉसेज के बावजूद भी लोग इसका सेवन करते हैं। तो आपके मानने से, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है नशा निवारण में, आपने ना जाने कितने शिविर लगाए हैं, और जब आप दूर दराज क्षेत्र रोडू में भी आप जब मौजूद, तो आपने बहुत ही ज़्यादा सराहनीय वहाँ भी कार्य किए, लोगों को जागरूक किया,
नशा के बारे में जागरूक किया, और ये जो जितने भी नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं यहाँ भी लोग जाते हैं। तो आपका मानना है कि ये नशा मुक्ति केंद्र आप हॉस्पिटल में भी बना सकते हैं, आप ओपीडी बेसिस पे भी किसी का नशा छुड़वा सकते हैं, पर बशर्त है कि आपके पेशेंट का जो डायग्नोसिस अर्ली हो जाए और जो इसमें आपके रिलेशन में आपके परिवार के सदस्य हैं वो तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर परामर्श करें। शराब पुराने दशक में 3-4 दशक पहले जो लोग गांव में शराब निकाला करते थे कंट्री मेड लीकर, उस दौरान इस तरह की जो ये समस्याएं थी, लिवर से जुड़ी समस्याएं, शराब से जुड़ी समस्याएं कम देखी जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया में, मॉडर्न एरिया में जिस तरह से शराब बहुत ज़्यादा बन रही है, आपको क्या लगता है कि अडल्ट्रेटेड है? क्या इसमें टॉक्सिन डाले हुए हैं, या जो पुरानी शराब का सेवन लोग करते थे उससे वो अच्छी तरह नींद सो जाते थे, खेतों में काम करते थे और साथ ही में कोई भी उन्हें दुष्परिणाम नहीं होता था? सर, जैसा कि हमें ये मालूम ही है कि शराब के जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं हैं, और अडल्ट्रेशन का जहाँ तक आपने किया, इसके बारे में तो सर मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा कि शराब में कितनी अडल्ट्रेशन है, पर जो शराब मार्केट में अवेलेबल होती है तो उसमें कुछ चेक तो रहता होगा, तो अडल्ट्रेशन का तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें अडल्ट्रेशन होती होगी। तो आप बार बार एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि शराब का दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल सर, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और तो आपको क्या लगता है कि सही मायने में आदमी को शराब हफ्ते में 1 बार लेनी चाहिए, 2 बार, या 2 दिन छोड़ के? सर, शराब को जितना कम किया जा सके उतना अच्छा है। लोग बोलते हैं कि कई बार लोग, मैं शराब नहीं पीता, मुझे गम है, मैं गम में शराब पीता हूँ। कोई लोग खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या शराब का कोई भी मौसम नहीं है, कोई भी वक्त नहीं है, कोई भी समय नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है? आदमी का जब मन करे वो शराब पी सकता है? सर, एक्चुअली शराब का जो है, एक तो उसमें कल्चर होता है कई जगह पे कि सेलिब्रेशन करने का, मतलब बिना शराब के वो सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर सेलिब्रेट भी करना है तो इसका सेवन जो है कम मात्रा में करें, जिससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। डॉक्टर दिलीप शर्मा जी, आपने बखूब बताया कि मानसिक विकार, वैसे तो शराब से जुड़े विकार हैं, उनके लक्षण हैं, आप बखूब बता रहे हैं। आपने दिमागी तौर पे भी शोध किया है, जिसके लिए मैं फिर दोबारा दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, आपको इससे नवाजा भी गया है। आपको बहुत सराहनीय कार्य पे जापान में आपके पेपर पब्लिकेशन को सराहा गया, आपको मेडल मिला, आपको सर्टिफिकेट मिला, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं इस आपकी छुपी हुई जो आपने रिसर्च की, जो कि अब तक किसी को पता नहीं थी। इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि जीआई सिम्टम जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, कैंसर भी पैदा कर सकता है, ये आपके इरोजन्स कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स पैदा कर सकता है। आपके क्या कोई ये शरीर का अंग छोड़ता भी है कि सभी को ग्रसित कर देता है? ये सर शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करता है। तो जैसे मांसपेशियां हैं, आपके हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स को ये कर सकता है, आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ये प्रॉब्लम कर सकता है, आप डेफिशिएंसीज बता रहे हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को, प्रॉब्लम को दूर कर ये कर सकता है। अगर ये सारी डेफिशिएंसीज किसी को हो गई हों तो उसका ट्रीटमेंट, अगर कोई आदमी संकल्प कर ले कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा अपने आप, तो क्या बिना डॉक्टरी परामर्श के या बिना नशा मुक्ति नियंत्रण केंद्र के भी वो घर में अपना उपचार करा सकता है? सर, जैसा कि आपने बोला, शराब का सेवन अगर बहुत अधिक मात्रा में लंबे समय तक कर लिया है और पेशेंट को इसकी लत लग चुकी है, तो चांसेस हैं, एक तो जैसे आपने बोला, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है हमारा बॉडी का, जो पाचन तंत्र का जो हमारा सिस्टम होता है, उसके कैंसर होने के चांसेस है। जो ये जो हमारी फूड पाइप होती है, इसके कैंसर होते हैं। उसके बाद लीवर में ये बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है लीवर के लिए, जैसे कि फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर के बाद हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है, और उसके बाद सिरोसिस, जो कि मतलब एडवांस स्टेज है, जिसमें आदमी का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो कई बार पानी, पेट में पानी भर जाता है पेट में, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि लेट्रिन में भी काले रंग की लेट्रिन हो रही है, आदमी बेसुध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जॉन्डिस भी कई बार उसको देखा गया कि जॉन्डिस हो लीवर की समस्या होगी तो जॉन्डिस भी होगा। फिर जैसा हमारा जो पाचन तंत्र वाला सिस्टम होता है,
तो उसमें से कुछ जो विटामिन्स होती है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, शरीर को मिल नहीं पाती है, तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी वजह से। तो जो डेफिशिएंसी होती है वो मतलब हमारे दिमाग को भी कमज़ोर कर सकती है, शरीर को भी कमज़ोर कर सकती है। शराब के साथ साथ कई लोग कॉकटेल्स करते हैं, वो स्मोकिंग करते ही करते हैं, और कई बार तो ये मैराजूना और भांग की जिस तरह से भी करते हैं, तो इस तरह के भी जो कॉकटेल नशे हैं, तो क्या ये जो कॉकटेल नशा ये शराब की उग्रता और शराब की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है? क्या ये जानलेवा है, घातक है? सर ये जो एक गेट का काम करता है, पहले आदमी क्या करता है, स्मोकिंग शुरू करेगा, फिर स्मोकिंग के साथ शराब का इस्तेमाल करेगा, फिर उसके साथ दूसरे नशे भी मिला के उसमें शुरू कर देगा। तो सही मानने में आपका एक ही सुझाव है कि जो शराब है ना तो उसकी कोई डाइट है, उसको त्यागना और साथ ही में उसका दुरुपयोग ना करें, तभी आप अपने शरीर को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो डॉक्टर दिलीप शर्मा जी, समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, डॉक्टर दिलीप शर्मा जी की दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। हम अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।